Everyone, so in this video we'll cover definition and meaning of persons, SSC, income, application of income and diversion of income by overriding titles. तो अगर किसी ने टैक्स लो की जो प्लेलिस्ट है उसमें पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, पहले की वीडियोस नहीं देखी है, तो प्लीज़ देख कर आना, ताकि क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक्स भी समझना इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद आपको टॉपिक्स आगे समझ आएंगे, क्योंकि टर्म्स होती है कुछ जो यूज़ होती है। सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ पर्सन, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ पर्सन जो है वो सेक्शन 2 इनकम टैक्स के क्लॉज 31 में बता रखा है, डिस्क्राइब कर रखा है। फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स द टर्म पर्सन हैज़ बीन डिफाइंड। तो पर्सन, इनकम टैक्स में पर्सन कौन कौन है, पहले इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इंडिविजुअल, एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जो पैसे कमा रहा है, ठीक है, वो इनकम टैक्स के लिए पर्सन है। ठीक है, नॉर्मल ऐसे कोई ह्यूमन बीइंग नहीं जो कमा रहा है। एग्जाम्पल, जॉन अ सैलरीड एम्प्लॉय इज एन इंडिविजुअल। तो इनकम टैक्स के लिए जॉन जो सैलरीड एम्प्लॉय है वो एक इंडिविजुअल है। नेक्स्ट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मैं सारी टर्म्स को डिस्क्राइब नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आप लॉ पढ़ते आए हो तो इन सब टर्म्स से आप फेमिलियर होंगे। डेफिनेशन, अ फैमिली ऑफ हिंदूज गवर्न बाय द हिंदू लॉ। हिंदूज़ की फैमिली जो हिंदू लॉ के अंडर आ रही है। एग्जाम्पल, द शर्मा फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ द फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन फॉर्म्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, शर्मा जी की फैमिली है जो जिनमें फादर भी है, मदर भी है एंड बच्चे भी हैं उनके, तो वो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म कर रही है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मीनिंग सबको पता है। ओके, सो कंपनी, कंपनी भी डिस्क्राइब कर रखी है पर्सन में। अ लीगल एंटिटी फॉर्म टू कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटीज़, एक लीगल एंटिटी जो बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करती है। एग्जाम्पल है XYZ लिमिटेड, कोई कंपनी है, वो एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो वो पर्सन में काउंट होगी। नाउ फर्म, एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का एसोसिएशन हु कम टुगेदर फॉर बिजनेस पर्पस, जिनको साथ में बिजनेस करना है इसीलिए वो साथ में आए हैं, उसे हम फर्म कह रहे हैं। एग्जाम्पल, अ पार्टनरशिप फर्म such as Smith and Jones associates with, where partners collaborate in a business venture। ठीक है, आई डोंट थिंक ट्रांसलेशन की ज़रूरत है। ओके, नाउ और पर्सन में क्या आता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप, ठीक है, जो एक साथ आए हैं, इनकॉपरेटेड और नॉट, चाहे इनकॉपरेटेड कॉपरेटेड हो या ना हो, हु जॉइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, जो एक पर्पस के लिए साथ में आए हैं, उनको एक टास्क, एक चीज़ अकम्प्लिश करनी है, अचीव करनी है, पूरी करनी है। एग्जाम्पल है इसका एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, कि जिसमें एक ग्रुप है इन्वेस्टर्स का, जिन्होंने एक चीज़ में, एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल देखना है, उन्होंने इन्वेस्ट किया उस प्रोजेक्ट के लिए, तो उनका टास्क, उनका एम जो है उस प्रोजेक्ट के लिए है सेम, तो इसलिए वो दो लोग साथ में आए हैं, तो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होगा कि इन लोगों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। वाइल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कैन इन्वॉल्व रिलेटिव्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं रिलेटिव्स को, जो एक प्रॉपर्टी को जॉइंटली ओन कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लोकल अथॉरिटी डेफिनेशन, गवर्नमेंट बॉडीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकल गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नमेंट बॉडीज़ जो है वो लोकल गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल, अ सिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ऐसे छोटी छोटी गवर्नमेंट बॉडीज़ बना रखी है ना जो लोकली देखती है उन चीज़ों को, ऐसे ही है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और टाउन काउंसिल दैट मैनेजेस लोकल सर्विसेज, जो हमारी लोकल सर्विसेज को मैनेज करती है। पानी की अलग प्रॉब्लम होती है, बिजली की अलग प्रॉब्लम होती है, लाइक दिस, सो इसके लिए गवर्नमेंट बॉडीज़ है। Now, artificial judicial person, entities recognized by law as having legal rights and duties, जिन्हें लॉ ने रिकग्नाइज किया है, ऐसी एंटिटीज़ जिनको लॉ ने रिकग्नाइज किया है, जिनके पास लीगल राइट्स और उनकी ड्यूटीज़ हैं, विच आर नॉट इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स तो बिल्कुल नहीं है, और टिपिकली बिजनेस एंटिटीज़, उन्हें बिजनेस एंटिटीज़ में भी काउंट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल है, a trust or a university that has legal standing and can own property, enter into contracts। ठीक है, एक ट्रस्ट ले लो एग्जाम्पल, या यूनिवर्सिटी ले लो जिनकी एक लीगल, जो एक लीगल एंटिटी में काउंट हो रही है, ठीक है, और जो प्रॉपर्टी ओन करती हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती हैं, ठीक है, लाइक अ पर्सन, और वो स्यू भी कर सकती है और उन्हें भी कोई स्यू कर सकता है, तो ये भी
पर्सन में ही काउंट होती है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। नाउ आता है नया टर्म, वो है एसएससी। एंड एसएससी इज एनी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल जो लायबल है टैक्स पे करने के लिए, यानी कि टैक्स पेयर को हम इधर कह रहे हैं एसएससी, जो टैक्स पे कर रहा है उसे कह रहे हैं एसएससी। लाइक इफ आई एम गिविंग टैक्स, आई एम पेइंग टैक्स टू गवर्नमेंट, तो मैं हूँ एसएससी। ठीक है, और किसको पे करते हैं हम? गवर्नमेंट को, अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इनकम अर्नड और एनी लॉसेस अनकर्ड। कोई इनकम अर्न कर रहे हो, कुछ लॉसेस हैं, जो भी है आपका, ठीक है, और आप टैक्स कब पे करते हो? असेसमेंट ईयर में। मैं आपको पिछली वीडियो में असेसमेंट ईयर समझा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए। इस साल अगर मैं अर्न कर रही हूँ तो मेरा असेसमेंट ईयर होगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इस साल का टैक्स मैं नेक्स्ट ईयर पे करूँगी। Each and every person who has been taxed in the previous years for income earned by him is treated as an SSC under Income Tax Act 1961. ठीक है, हर पर्सन हु हैज़ बीन टैक्सड इन प्रीवियस, जो प्रीवियस ईयर के अंदर टैक्स जिन पे लगाया गया, यानी उन्होंने अर्न किया इतना कि उन पे टैक्स लगा है, तो वो अगले साल में उसे पे करेंगे, तो उन्हें एसएससी कहते हैं। असेसमेंट ईयर में पे करने वाले को एसएससी कहेंगे। नेक्स्ट, इस डेफिनेशन को आप रीड कर लेना वीडियो रोक के, ठीक है, बस इतना बता देते हो। तो डेफिनेशन, ये मीनिंग, अब मैं पहली बात बता दूँ, ये इनकम के मीनिंग पे आ गए अब हम। पहले एसएससी का हो चुका है, अब इनकम के मीनिंग पे हैं हम। ठीक है, इनकम का जो मीनिंग है वो है 224 में, क्लॉज 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। यू कैन रीड द डेफिनेशन। फर्स्ट आई वॉन्ट टू कम ऑन दिस बिकॉज ये इसी डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन है ईजी वर्ड्स में। इनकम इज ऑल द मनी, इनकम क्या है? All the money, property you earn or receive. It comes from different sources. अलग अलग सोर्सेज से आती है। सिर्फ एक पैसा नहीं होता कि हमारे पास कैश आया तो हमारी इनकम है। अलग अलग सोर्सेज होते हैं, उसके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि आपकी सैलरी, आपका बिजनेस प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट और इवन प्रॉपर्टी यू ओन। You can reduce it by deducting allowed expenses. This is the money that the government considered taxable. तो इतने सारे सोर्सेज से या इतने से भी ज़्यादा सोर्सेज हो सकते हैं जिससे मनी आएगा, अलग अलग तरीके से आएगा, अलग अलग सोर्सेज से आएगा, उन सबको हम इनकम में काउंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ इनकम। इनकम में क्या क्या कवर हो रहा है, किस किस चीज़ों को इनकम में काउंट करती है गवर्नमेंट, क्या क्या है देखते हैं। प्रॉफिट एंड गेन, ठीक है, इनकम इंक्लूड्स द मनी यू अर्न फ्रॉम योर बिजनेस और एनी प्रॉफिट यू मेक। इफ़ योर बिजनेस मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, दैट प्रॉफिट इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ योर इनकम। आप जो भी अर्न करोगे, प्रॉफिट होगा आपका, गेन होगा आपका, तो वो इनकम का पार्ट होगा। डिविडेंड्स, इनकम इंक्लूड्स मनी यू रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी चीज़ में पैसा लगा रहे हैं, आपको उससे इनकम रिसीव होगी। डिविडेंड्स जैसे होते हैं, स्टॉक से आपको रिसीव होते हैं। सो इफ़ यू रिसीव 5,000 डिविडेंड फ्रॉम योर स्टॉक इन्वेस्टमेंट, तो वो 5,000 जो आपको रिसीव हुए हैं वो भी आपकी इनकम में काउंट होंगे। और क्या क्या काउंट हो रहा है? perquisites and profits in lieu of salary. Income includes the value of extra benefits or profits you get. एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रॉफिट्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, गेट एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब। आपकी जॉब का जो पार्ट होते हैं, हालांकि लाइक कंपनी कार प्रोवाइडेड बाय यू। अगर आपको कंपनी एक कार गिफ्ट कर रही है, अगर आपको एक कंपनी कार दे रही है लाइक 20,000 की है, तो वो भी आपकी इनकम में काउंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट, other benefits. Income includes extra perks you receive at work, जैसे कि हाउसिंग अलाउंस हो गया, या फिर और भी बेनिफिट्स होते हैं। मतलब वर्क पे जाओ तो तरह तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे आपको विद योर जॉब। सो इफ़ यू गेट अ हाउसिंग अलाउंस एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब, द वैल्यू ऑफ दैट अलाउंस इज एडेड टू योर इनकम। नेक्स्ट, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर आप कुछ चैरिटेबल कुछ करते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ डोनेट करते हैं, तो वो आपकी खुद की मर्ज़ी है, आप उसे खुद से कर रहे हैं, बट फिर भी वो इनकम में तो काउंट होगा। जैसे कि इफ़ योर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव डोनेशन टोटलिंग 50,000, दैट अमाउंट इज़ कंसिडर्ड इनकम, वो भी इनकम में कंसिडर होगी। ठीक है, employee contribution to fund. Income includes contribution from your employees
to fund like provident fund और superannuation funds. ठीक है, एग्जाम्पल है, इफ़ योर एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट टू योर प्रोविडेंट फंड, अगर आपके एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके प्रोविडेंट फंड में, तो द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशंस आर कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ योर इनकम, वो जो टोटल अमाउंट होगा, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, वो इनकम में काउंट होगा. ठीक है. अदर टैक्सेबल बेनिफिट्स, इनकम इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ अदर बेनिफिट्स दैट आर टैक्सेबल एज पर क्लॉज 17, as per the specific clause in section 17 of the act. सेक्शन 17 के अंदर कुछ स्पेसिफिक क्लॉज है जिसमें इनकम बता रखा है क्या क्या होता है. ठीक है, मोटी मोटी बात ये है कि जो जो चीज़ें जिन जिन पर टैक्स लगता है उन्हें हम इनकम कहेंगे. ठीक है, टैक्स की लैंग्वेज में उन्हें हम इनकम कहेंगे कि इन इन चीज़ों पर टैक्स लग रहा है, ये आपकी इनकम में काउंट हो रही है. इफ़ यू रिसीव अ गिफ्ट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर दैट इज़ टैक्सेबल. ठीक है, अंडर सेक्शन 17 क्लॉज 2 द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट इज़ पार्ट ऑफ योर इनकम. ठीक है, गिफ्ट को भी नहीं छोड़ा, इनकम में है. ऑलराइट, एक और चीज़ और है, अदर सम्स मेंशन इन सेक्शन 17 डेफिनेशन. इनकम इंक्लूड्स एनी अदर सम्स लिस्टेड इन सेक्शन 17 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट दैट सब्जेक्ट टू टैक्सेशन. मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि जिन जिन चीज़ों पर टैक्स लग रहा है वो आपकी इनकम में काउंट होंगे. इफ़ अ पर्टिकुलर पेमेंट और बेनिफिट इज़ मेंशन, कोई पर्टिकुलर पेमेंट या बेनिफिट मेंशन है सेक्शन 17 में और वो टैक्सेबल भी है, तो इनकम का पार्ट होगा. ठीक है, तो अगर आप एग्ज़ाम में भी आंसर लिखेंगे और ये जो मैंने आपको वीडियो में बताया उसका काफ़ी मतलब पूरा लिखना चाहे, थोड़ा अच्छे से लिखना चाहे, उसे और खोल के कुछ कुछ पॉइंट्स को लेके लिख सकते हैं, तब भी आपके लिए प्रॉपरली एक आंसर बन जाएगा आपका. ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम. एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या होता है कि हम क्या कहते हैं, जिसमें ना इनकम होती है ना, किसी पर्सन को मिलती है, किसी भी पर्सन को लीगली वो उस इनकम को यूज़ कर सकता है, बट वो एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए उस इनकम का. ठीक है, देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिक पर्पस. बिना पर्पस के ऐसे आपको इनकम नहीं मिलेगी. जैसे कि application of income is a situation where a person receives income but is legally bound to use it for a specific purpose. ठीक है, उसे इनकम रिसीव होगी और बट वो लीगली वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं. वो स्पेसिफिक पर्पस बताएगा, सिचुएशन में आपको बताऊंगी एक एग्जांपल से. ठीक है, इन सच अ केस द इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल. और वो क्योंकि वो इनकम उसे उस पर्पस के लिए मिल रही है, तो वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी. ठीक है, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपेंट, जिसको इनकम मिल रही है, जो इनकम ले रहा है, रिसीव कर रहा है, उसको बोल रहे हैं. एग्जाम्पल, अ पेरेंट रिसीव रेंटल इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी दैट इज हेल्ड इन द नेम ऑफ देयर माइनर चाइल्ड. ठीक है, माइनर चाइल्ड के नाम पे प्रॉपर्टी है, पेरेंट्स के पास वो रेंटल इनकम आ रही है, उस प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा था. पेरेंट इज लीगली बाउंड टू यूज दिस इनकम फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड. वो लीगली बाउंड है, वो लीगली इस चीज़ के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यही उनका स्पेसिफिक पर्पस है कि वो इस इनकम को अपने चाइल्ड के, जिसके लिए वो इनकम आ रही है, उसके बेनिफिट के लिए यूज़ करेंगे. क्योंकि वो प्रॉपर्टी चाइल्ड की है, वो माइनर है, इसलिए पेरेंट्स के पास जा रही है और पेरेंट्स सिर्फ उसके बेनिफिट के लिए ही इसे यूज़ कर सकते हैं. इसलिए ये इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है. इट इज़ नॉट टैक्सेबल इनकम बिकॉज वो, उसका पर्पस बहुत क्लियर है, स्पेसिफिक पर्पस है कि वो क्या पर्पस है उसके लिए, और वो लीगली उस इनकम को यूज़ कर सकते हैं उसी पर्पस के लिए. ठीक है, तो ये है एप्लीकेशन ऑफ इनकम. नेक्स्ट इज डाइवर्जन ऑफ इनकम. इसको मैं पहले ऐसे समझा देती हूँ कि जब एक इनकम जिसके लिए बनी है, जिसको रिसीव होनी है, उसको रिसीव होने की बजाय डाइवर्ट होके कहीं और जा रही है, उसे हम कहेंगे डाइवर्जन ऑफ इनकम. ठीक है, डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल इज अ सिचुएशन वेयर इनकम इज डाइवर्टेड, डाइवर्ट हो रही है इनकम टू अनदर, किसी और के पास डाइवर्ट हो रही है, टू अनदर पर्सन बिफोर इट रीचेज द एक्चुअल रिसिपेंट. जो रिसीव कर सकता है, जो इस इनकम का एक्चुअल हकदार है, उसके अलावा किसी और को जा रही है. इन सच अ केस द इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल. उस केस में जो है इनकम टैक्सेबल नहीं होगी इन द हैंड्स ऑफ द एक्चुअल रिसिपेंट. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है, कंपनी अग्रीज टू पे अ परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट्स. एक कंपनी है, वो अग्री होती है कि वो अपने प्रॉफिट का परसेंटेज है ना, वो अपने एम्प्लॉयज़ को पे करेगी बोनस के तौर पे. ठीक है, द बोनस इज कंसिडर्ड टू बी अ डाइवर्जन ऑफ इनकम
उस बोनस को कह रहे हैं हम डाइवर्जन ऑफ इनकम, क्योंकि वो जो कंपनी ने अग्री किया है ना, वो प्रॉफिट था कंपनी का, तो वो अलग जगह जाना था, बट वो जा रहा है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, तो उन्होंने डाइवर्ट कर दिया इनकम को, तो इस डाइवर्जन को हम इसी में काउंट करेंगे। द बोनस इज कंसिडर्ड टू बी अ डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवर राइडिंग टाइटल बिकॉज इट इज़ डाइवर्टेड, वो डाइवर्ट कर दी गई है टू एम्प्लॉयज़ बिफोर इट रीचेज द कंपनी शेयर होल्डर्स, मतलब वो कंपनी के शेयर होल्डर्स को जानी थी, वो प्रॉफिट जो हकदार थे उसके वो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, बट वो डाइवर्ट कर दी गई और वो कंपनी ने एज अ बोनस एम्प्लॉयज़ को वो प्रॉफिट दिया। सो देयर फॉर द बोनस इज़ नॉट टैक्सेबल, वो बोनस टैक्सेबल नहीं होगा इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के हैंड्स में वो बोनस टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। सो अब इनके बीच का डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल। द मेन डिस्टिंक्शन मतलब मेन डिफरेंस जो है ना इनके बीच का, वो है दैट इन द फॉर्मर केस द इनकम इज रिसीव्ड by the recipient but is required to apply to the discharge एन ऑब्लिगेशन, यानी कि इसके अंदर ना लाइक जैसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, इसके अंदर ना एक पर्सन को इनकम रिसीव तो हो रही है, ठीक है, वो बट उस इनकम को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकता है, इसलिए वो इनकम टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। एक जैसे हमने केस पढ़ा था ना, पेरेंट्स को इनकम मिल रही थी बच्चे की, बच्चा माइनर था, तो पेरेंट्स सिर्फ उसके वेलफेयर में वो इनकम यूज़ कर सकते थे और किसी पर्पस के लिए वो इनकम यूज़ नहीं कर सकते थे कि कुछ खाने जा रहे हैं, कोई एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, नो, दे कैन ओनली यूज़ फॉर द चाइल्ड, सो दैट इज़ वाई वो इनकम टैक्सेबल नहीं है। अब इसमें क्या था, डाइवर्जन ऑफ इनकम में इसमें एक्चुअल पर्सन को इनकम मिल ही नहीं रही है जो उस इनकम का हकदार है, ये इनकम डाइवर्ट हो रही है, ठीक है, जैसे ए इनकम इनकम का हकदार है बट वो इनकम डाइवर्ट होके बी के पास जा रही है और बी को वो इनकम मिल रही है, तो वो डाइवर्टेड इनकम कहलाई और उसका वो भी टैक्सेबल नहीं होगी, जैसे हमने कंपनी के एम्प्लॉयज़ वाला अभी जस्ट एग्जांपल पढ़ा था, आई विल नॉट रिपीट इट, ठीक है। सो द इनकम इज डाइवर्टेड टू अनदर पर्सन बिफोर इट रीचेज टू द एक्चुअल रेसिपेंट, जो एक्चुअल रेसिपेंट जो इसको वो कर एक्चुअल रिसीव कर रहा है, द रिसीवर, ठीक है, जिस जो एक्चुअल हकदार है, उसके अलावा इनकम किसी और को मिल रही है। सो ये इनके बीच का डिफरेंस है। सो द वीडियो एंड होती है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आपको कहना है, तो कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, तो आप कुछ भी अपना सजेशंस डाल सकते हैं, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।